संतोष श्रीवास्तव हिंदी साहित्य जगत की एक प्रतिष्ठित और वरिष्ठ लेखिका हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी अमलतास तुम फूले क्यों। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। महिला सुझाव मंच संस्था का उद्घाटन शकुन सहाय के हाथों होना था। अभी मैं अपनी सीट पर बैठी ही थी कि कुणाल का फ़ोन आ गया। रिसीव करने के लिए मैं हॉल के बाहर निकल आई। क्यों बता देती हो कनू पापा को सब कुछ? तुम्हारा फ़ोन आते ही कितने डिस्टर्ब हो गए, जिद करने लगे। कनू का फ़ोन था। अभी टीवी ऑन करो और मुझे तकियों के सहारे बैठा दो। शकुन के प्रोग्राम की लाइव टेलीकास्टिंग है। मेरे अंदर भी कुछ टूट गया, शायद गोविंद सहाय को लेकर या शायद कुणाल के प्रति मेरे मन में जड़े जमा रहे एहसास को लेकर। सॉरी कुणाल, मेरा इरादा उन्हें चोट पहुंचाने का न था। मैंने सोचा था अगर उन्हें पल भर की खुशी मिल सकती है तो क्यों ना पहल करूं। हाँ कनू, मैं भी यही सोचता हूँ, पर वे खुश भी हुए थे मम्मी को देखकर, उनकी आवाज़ सुनकर। बाद में उनके आंसू निःशब्द बहते रहे। कुणाल की आवाज़ भी भीग गई थी, मेरा मन भी। गोविंद सहाय ने खुद को पूरा खर्च कर डाला था शकुन के लिए, इसीलिए बार बार टूटे हैं वे, डहे हैं वे। मैं लॉन में लगे अमलतास के छतनारे दरख्त के नीचे रखी पत्थर की बेंच पर बैठ गई। हॉल में माइक पर संचालक की आवाज़ यहाँ तक आ रही थी। शकुन सहाय यानी हम सबकी ताई आ चुकी हैं। आप सभी जानते हैं, गाँवों कस्बों बीहड़ों की खाक छानकर शकुन सहाय ने महिलाओं को जागरूक किया है और इस अभियान में अपने विद्रोही तेवरों की वजह से वे हम सबकी चहेती हो गई हैं। आज डूब गई आवाज़। लॉन पर फैले सूखे पत्ते हवा में करवट लेने को बेचैन थे। कैसे होंगे गोविंद सहाय? अपने हाथों में सरकती जिंदगी के रेशे को रेशा रेशा होते खुली आंखों से देख रहे होंगे। काले गहरे समुद्र पर हल्के पीले बादलों की तरह उन अंधकार भरे दिनों की यादें थम गई होंगी उनकी आंखों में। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफ़र तन्हा। क्या गुनाह था उनका? यही कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म कर वे शकुन को दिल दे बैठे थे। उन्होंने टूट कर चाहा था शकुन को। तमाम विरोधों के बावजूद उन्होंने मंदिर में जाकर शकुन की मांग में सिंदूर भर दिया था। चिंगारी भड़क कर शोले उगलने लगी। गोविंद जहाँ पेइंग गेस्ट थे, उस फ्लैट के सामने की गली में चाय की दुकान पर पड़ी बेंच पर शकुन के दोनों भाई छुरे की नोक गड़ाकर बैठ गए कि फ्लैट से बाहर आते ही काट डालेंगे दोनों को। उसकी ये मजाल कि सामंतों की इज्जत दांव पर लगा दे। भाइयों की आंखें शोले सी लग रही थीं, लेकिन न फ्लैट का दरवाज़ा खुला न मेज पर से चाकू हटा। यार दोस्तों के समझाने पर वे दोनों घर जाने के लिए मुड़े ही थे कि गोविंद शकुन को साइकिल पर बैठाकर वाकोला में शेखर की चौल में ले आए। वैसे भी गोविंद समेत 4 लड़के बतौर पेइंग गेस्ट रूम शेयर कर रहे थे। वहाँ शकुन को लेकर रहना नामुमकिन था। तू 2 महीने आराम से चौल में रह यार, तब तक कहीं बंदोबस्त हो ही जाएगा। मैं बनारस से 2 महीने बाद लौटूंगा। शेखर का फ़ोन था बनारस से। उस रात चौल के फर्श पर अखबार बिछाकर जब दोनों लेटे तो गोविंद की आंखें छलक आई थीं। सामंती घराने की शान शौकत छोड़कर शकुन इस हाल में उनके साथ, वो जो अब उनकी शरीके हयात है, वो जो तमाम रुसवाइयों के बावजूद उनके साथ है। भींच लिया गोविंद ने शकुन को अपने सीने में। इस वक्त सिर्फ प्यार है मेरे पास तुम्हें देने को, और प्यार है तो हौसला है मेरे पास। तुम साथ हो गोविंद, तो फिर क्या गम कि सूरज रोशनी न दे। हम जुगनू की रोशनी में अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। क्या तुम भी सुन रहे हो? क्या? प्यार के अदम्य साहस की हुंकार। मैं सुन रही हूँ। मैंने अपने जीवन में इसे पहली बार सुना है। गोविंद चौल की पीली मरियल सी रोशनी में लाख दिलासाओं के बावजूद देख पा रहे हैं अपने प्यार की बुनियाद पर रखा जिंदगी का पेचीदा महल। एक ताजमहल जो शीशे से बना था और पत्थरों की दीवार से सटकर खड़ा था। उन्होंने अपनी हथेलियां फैलाईं। हथेलियों पर पसीने की चिपचिपाहट भीतर तक महसूस की। वे कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? चौल में जैसे अजूबा आ गया हो। पास ही कुकुर मुत्ते सी फैली झोपड़पट्टी के बच्चे झांक झांक कर शकुन को देख रहे थे। शकुन बाहर निकल आई। पढ़ते हो? बच्चों का झुंड खीखी कर हंस पड़ा।
धीरे धीरे बच्चे उनकी देहरी से कोठरी के अंदर आने लगे। शकुन उन्हें पढ़ाने लगी। माँओं के झगड़े प्रसाद निपटाने लगी। शकुन को बहुत मज़ा आता इन कामों में। सब कुछ बहुत दिलचस्प लगता। वे अपने होने का अर्थ जानती हैं। अगर सार्थक जीवन जीना है तो सार्थकता के सुर पहचानने होंगे। उन अनसुनी आवाज़ों को सुनना होगा जो संसार के शोर में दब जाती हैं। नवंबर के गुलाबी जाड़ों में शेखर अपनी पत्नी उषा को लेकर लौटा। एक ही कमरे की खोली। किराए का घर मिलना सबसे बड़ी फजीहत। संकोच में डूब गए गोविंद और शकुन। शेखर बाजार से मटन ले आया, साथ में दारू की बोतल। भाभी, आज आपके हाथ से बना मटन खाना है। यार गोविंद, मुझे तो इस छोटी सी कुठरिया में 4 लोगों के समाने से ज़्यादा फिक्र तेरी हो रही है। भाभी तो बन गई है सोशल वर्कर, अब तेरा क्या होगा? गोविंद ने दोनों हाथ ऊपर किए। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। वो एक रात हंसी ठहाकों में बीती तो फिर हर रात गुजरनी आसान हो गई। शादी के बाद शकुन का ही घर नहीं छूटा था, गोविंद का भी छूट गया था। माँ बाप ने ऐलान कर दिया था, जिसने ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले में हमें दरकिनार कर दिया, हम उसे अपनी ज़िंदगी से दरकिनार करते हैं। सूर्यास्त के बाद सुरमई अंधेरा समंदर को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। वे दोनों किनारे पर बिछी रेत पर टहल रहे थे। पैरों के नीचे रेत में जीवन की धड़कन थी। शकुन देख रही थी गोविंद के चेहरे की संजीदगी। कहना चाहती थी, भूल जाओ सब कुछ गोविंद, केवल प्यार को जियो, उस मधुर छुअन को जो हम दोनों के क्लांत जीवन में अमृत बनकर बरसी है। आओ, जितना भर सकते हो भर लें अपनी अंजलि में इस अमृत बारिश को। जाना चाहा था गोविंद ने अंधेरी MIDC के हॉस्पिटल क्वार्टर्स में। पागल हो गया है क्या? कितनी दूर पड़ेगा तेरा ऑफिस? तो क्या, लोन के लिए अप्लाई कर और एक बढ़िया सा फ्लैट खरीद लें। उषा और शकुन ने भी शेखर की हाँ में हाँ मिलाई। गोविंद ने शकुन की वो अनकही आवाज़ सुनी, जिंदगी को सही अर्थों में जीने की आवाज़। शरीर को ढोना नहीं है मृत्यु पर्यंत, बल्कि जीना है। जीना है जिंदगी को प्यार करते हुए। गोविंद का मन उमड़ा और बह चला शकुन की ओर। शकुन जो अब उसकी आराधना भी है, आराध्य भी, जीवन भी है और निमित्त भी। चारों तरफ धुआंधार बारिश थी। तेज़ हवाएं बारिश की फुहार को हर तरफ उड़ाए लिए फिर रही थीं और नदी में पानी के तेज़ रेले की आवाज़ नदी के जोश का एहसास दिला रही थी। श्रावण मास की एक ऐसी कठिन रात थी। दोने में दीप जलाए माँ हथेली की ओट लिए किसे प्रतीक्षारत थी। कब हवाएं थमें, कब दीप नदी में प्रवाहित हो। ये दीप गोविंद के अफसर होने का, बंगले, गाड़ी, क्या उफ, आंखें मूंदे है माँ। गृह प्रवेश का मुहूर्त गुड़ी पड़वा का निकल रहा है। शकुन ने पंडित जी के फ़ोन को कट करते हुए कहा। गोविंद शून्य में ताक रहे थे। कहाँ हो हुजूर? गोविंद ने पलकें झपकाईं। जब से लोन लेकर फ्लैट खरीदा है, बहुत डिस्टर्ब है गोविंद। माँ का सपना सच हो रहा है और माँ नहीं है पास में। कैसे क्या करे कि माँ साथ हो। वो देख रहे हैं शकुन का उत्साह। नए घर के लिए किस रंग के पर्दे होंगे, सोफ़े की गद्दियाँ, कुशन, चादरें, शोकेस। गृह प्रवेश के दिन का भोज। शेखर और उषा भी जुटे हैं। पार्टी में करीबी दोस्ती आएंगे और भाभी आप मेहंदी लगाएंगी उस दिन और महाराष्ट्रीयन नथ पहनेंगी। शकुन हंसने लगी। नथ? क्यों भाई? आपको अभी तक पता नहीं चला कि गोविंद को वैसी मोती वाली नथ बहुत पसंद है? हम क्या जाने, गले, नाक, कान, सूने ही अच्छे लगते हैं गोविंद को। अब तुम्हें गहनों की क्या ज़रूरत, तुम तो वैसे ही गजब ढाती हो। कसम से? इस बात पे आप हल्के से सिर हिलाती और नथनी का मोती हाले रे। हिलता तो क्या गजब ढाता। उषा चाय बना लाई थी। गोविंद भी अब सहज थे। कुणाल के जन्म के बाद शकुन को मायके में प्रवेश मिल गया। मौसम जैसे गमक उठा हो। हर फूल के खिलने की खबर लेकर हवाएं शकुन के घर की खिड़की दरवाज़ों पर दस्तक देने लगीं। गोविंद ने माँ को बतलाना चाहा, माँ तुम दादी बन गई हो। फ़ोन पिताजी ने उठाया, पापा आप बाबा। लेकिन उधर से फ़ोन कट गया। गोविंद का आहत मन टीस उठा। वे बुझने लगे, चरम तक बुझ गए। वे बुक्का फाड़ कर रोना चाहते थे, पर ज़िंदगी के तकाज़ों ने उन्हें रोने न दिया। वे बुझे जरूर, पर अपने अंदर समाई आग की राख को उन्होंने गर्म रखा। ये बात दीगर है कि बाहर न धुआं था न लपट। होलिकाष्टक लगते ही शकुन ढेर सारे पकवान बनाकर डिब्बों में भरकर गोविंद के साथ पहुंच गई गोविंद के पैतृक निवास। गोविंद की गोद में 10 महीने का कुणाल था।
किस लिए आए हो? कोई कसर बाकी रह गई है क्या? हम कसूरवार हैं, हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी। शकुन उनके चरणों पर गिर पड़ी। उन्होंने पैर पीछे खींच लिए। कुणाल की किलकारियाँ सुन माँ का दिल पिघल गया। वैसे भी औरत का दिल मोम का होता है, जरा सी आँच दिखाओ पिघलने लगता है। दिन भर की मान मनव्वल से पिताजी भी नरम पड़े। मान तो रहे हैं दोनों अपनी गलती, बच्चों से गलती हो ही जाती है, उन्हें तो अपना बड़प्पन रखना चाहिए। नहीं, सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। पिताजी की खामोशी चीख रही है। माँ का पिघलना सुलगते रहने का सफ़र तय कर रहा है। गोविंद ने महसूस किया है उस पल के 1000वें हिस्से को, जो साक्षी है कि माँ पिताजी के मन में चुभा कांटा और गहरे धंसा है। वे उस पल के नन्हे टुकड़े को जी कड़ा करके नंगी आंखों से पूरा का पूरा देख रहे हैं। फिर उसी पल से शकुन का चेहरा झांका है। वे हाथ ऊपर कर ईश्वर से दुआ मांगते हैं, अपने प्यार के लिए दुआ जो उम्र भर का साथ निभा ले। रंग से सराबोर शकुन हाथ में गुझिया और भांग का गिलास लिए सामने है। लो मेरे भोलेनाथ। तुम ले रही हो क्या भांग? पी रही हूँ, जिज्जी ने कसम दी थी इसलिए। गोविंद ने देखा गोबर लिपे आंगन में जगह जगह रंग गुलाल बिखरा है। भौजी इशारा कर रही हैं, आओ ना देवर जी। पिताजी ने शाम को कुछ चुनिंदा लोगों को दावत दे डाली, होली मिलन की भी और नई बहू के आगमन की भी। सारी रस्मों की अदायगी बाकायदा हो रही है। शकुन से खीर का कलछुल छुआया गया है। नई बहू के हाथ की पहली रसोई, नई बहू जो अब माँ है कुणाल की। गोविंद के अंदर का पिता मुस्कुराए या रोए। केतकी के जन्म के बाद शकुन का मन मुश्किल से घर में लग रहा है। जैसे तैसे कुछ साल निकले। शकुन सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने के लिए बेताब थी। एक तो उसका रुआबदार व्यक्तित्व, और फिर शब्दों में इतना अपनापन कि सामने वाले को लगे जैसे वो उसके लिए ही दुनिया में आई है। वो जो भी काम हाथ में लेती उस पर स्वीकृति की मोहर लग जाती। तब उसने अपना अलग एनजीओ स्थापित कर लिया था, जिसके सचिव पद के लिए चुने गए शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी नरेंद्र चौहान के सम्मान में शकुन ने एक पार्टी रखी। पार्टी में मुंबई कुछ नामी हस्तियां शामिल हुईं। दूसरे दिन अखबारों में इसकी खबर छापी गई। शकुन की संस्था अब चर्चा का विषय थी। शकुन और नरेंद्र की नज़दीकियां भी अब चर्चा का विषय थीं। शुरुआती दौर में गोविंद पर इन चर्चाओं का कोई असर नहीं हुआ, पर हालात चुगली कर रहे थे। अब की बार मानसून बाहर नहीं बरसा, गोविंद के अंदर बरसा, पूरे अरब सागर की शक्ल में, और लहरें उनका दम घोटने पर आमादा थीं। कहाँ जाएं वे? जहाँ भी जाएंगे ये मानसून और लहरें तो साथ जाएंगी ही तब। लेकिन शकुन के लिए मानसून रोमांटिक था। भीगी ठंडी हवाएं उसके बालों से अटखेलियाँ कर रही थीं। भीगे बालों से पानी की बूंदें चू रही थीं। चेहरा बिना बिंदी काजल के धुला धुला सा, जैसे बारिश की रिमझिम में भीगा गुलाब। अरे नरेंद्र! अचानक दरवाज़ा खोलते ही खिल पड़ी थी शकुन। माशाअल्लाह! क्या? नहीं, कुछ नहीं। इधर से गुजर रहा था तो सोचा शकुन 2 गिलासों में कोल्ड ड्रिंक ले आई। अगर आप कहते कि आज मिलने का मन था हमसे तो अच्छा लगता। नरेंद्र की आंखों में शकुन का अक्स था। शकुन जैसी शख्सियत को लेकर वो बहुत उलझ जाता था। आज शायद सुलझाव का दिन था। खामोशी तारी थी। हवा चलती तो पर्दे पे टंगी नन्ही नन्ही घंटियाँ रुंझुना जाती। कोल्ड ड्रिंक खत्म कर नरेंद्र संस्था से जुड़ी बातें करता रहा। कुणाल तो रात 9 बजे कोचिंग से लौटता है, लेकिन केतकी और गोविंद के लौटने का समय हो गया था। शकुन अनमनी हो उठी। देखो, सुबह से हथेली खुजा रही है, अब मुहावरा बदलना पड़ेगा। पैसे नहीं, प्रिय मिलता है हथेली खुजाने से। लो चूम लो जरा। और नरेंद्र ने बड़ी बेबाकी से हथेली शकुन के होंठों पर रख दी। शकुन के होंठ कांपे थे, लेकिन हथेली का दबाव भारी था। एक नागवार लम्हा गोविंद के घर में दाखिल हो चुका था और सब कुछ लड़खड़ा उठा था। बड़े बोझिल थे वे 4 साल। शकुन और नरेंद्र के रिश्तों की खलबलाहट ने गोविंद का दिल चाक कर दिया था। वे खुद को खंगालने लगे। कहाँ चूक हो गई शकुन को समझने में? ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? वे भीतर ही भीतर चीजने लगे। उनके मन में रोपे प्यार के हरे भरे दरख्तों की जड़ों को दीमक आहिस्ता आहिस्ता खोखला करने लगी। पहले फूल जले। गोविंद की रिपोर्ट में डायबिटीज़ कदम बढ़ा चुकी थी। फिर डालियाँ गिरीं। हाई ब्लड प्रेशर, बैड कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पर, और पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन भी। पूरा दरख्त धराशायी हो चुका था। वे खुली आंखों से देख रहे थे अपनी बर्बादी का मंजर। वे मरना चाहते थे। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स छुपा लीं।
लेकिन कुणाल की नज़रों से कुछ छिपाना था। वो गोविंद का मानव प्रतिबिंब ही था, स्वभाव से संजीदा और ज़िंदगी की हर धड़कन पहचानने वाला। वो गोविंद को डॉक्टर के पास ले गया। ढेरों दवाइयाँ, परहेज, ताकीद, किसी भी तरह के तनाव, अप्रिय वातावरण से दूर रखें इन्हें। अभी शुरुआत है, गंभीर रूप लेते देर नहीं लगेगी। घर लौटते हुए बिस्तर पर ढह गए। अंदर ही अंदर कितना कुछ ढह गया था। रात को शकुन लौटी। क्या हुआ गोविंद? गोविंद ने शकुन की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराए। तीर चलाकर पूछती हो क्या हुआ? घायल परिंदे को कम से कम पंख फड़फड़ा लेने की आज़ादी तो दो। मम्मी पापा बीमार हैं, कुणाल ने औपचारिक सी सूचना दी। गोविंद ने डिटेल्स बताने को मना किया था। शकुन ने टेबल पर रखी दवाइयाँ, प्रिस्क्रिप्शन देखा। इतना कुछ हो गया गोविंद और मुझे बताया तक नहीं। क्या फ़र्क पड़ता अगर बता देता, कहना चाहा गोविंद ने। कहना चाहा कि बहुत नाजुक होता है मोहब्बत का रिश्ता। इसमें बेवफाई को वफा साबित करने के लिए किसी भी तर्क की गुंजाइश नहीं। पर गोविंद को तो लब सीने थे, सो सी लिए। गोविंद की खामोशी ने कुणाल को भीतर तक झंझोड़ डाला। वो तुरंत चला गया वहाँ से। उस साल एक साथ 3 घटनाएं घटीं। बहुत कोशिशों के बाद गोविंद को बेंगलोर तबादले की रजामंदी मिल गई। केतकी 2 दिनों से घर से गायब थी, यह कहकर कि वो सहेलियों के साथ गोवा घूमने जा रही है। लेकिन गोवा पहुंचकर उसने माइकल से कोर्ट मैरिज कर ली और एक संक्षिप्त सी सूचना शकुन को दे दी। अब एहसास हुआ है इस तरह की करतूतों का माँ बाप पर क्या असर होता है। ऐसा ही कचोटा होगा माँ पिताजी का दिल। ऐसे ही रातों की नींद, दिन का चैन खो चुके होंगे वे। ऐसे ही रुसवाई की वजह से जमाने को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे होंगे वे जब उन्होंने गोविंद की शादी की सूचना सुनी होगी। तड़प उठे थे गोविंद, देर तक रोते रहे थे और तभी खबर आई माँ सीरियस हैं। तो क्या माँ भी साथ छोड़ रही हैं? जिन्होंने अपने खून मांस पूरी ऊर्जा से उन्हें जन्म दिया, उसके पहले तो कहीं न थे वे। माँ के स्नेह, तप और समर्पण की गर्मी पा वे नन्ही कोपल बन फूटे थे और आंखें मिचमिचा कर देखा था इतने बड़े विश्व में केवल माँ को। लेकिन वे उन आवाज़ों का क्या करें? वे आवाज़ें जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, वे आवाज़ों की गूंज लक में गिरफ्त हैं। क्यों कराया तबादला बेंगलुरु का? बसा बसाया घर अपनी जिद में उजाड़ रहे हो? नहीं बांध पाए ना शकुन का मन खुद से? अब ये पलायन? नहीं फ़र्ज अदा कर पाए केतकी के प्रति अपना? क्यों भटकी वो? एक विजातीय से शादी करने को क्यों मजबूर हुई वो? हाँ, उसने देखा होगा शकुन का भटकाव, उसने देखा होगा उनकी निरुपायता। क्या करें वे? कैसे इन आवाज़ों से पीछा छुड़ाएं? कैसे निराकार हो जाएं? माँ, हाँ माँ ही तो है जो उन्हें बचा सकती हैं। वे गुण और सूत्र के रूप में तब्दील होकर उनके गर्भ में बैठ जाएं, वहाँ तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा ना। माँ का गर्भ होगा और वे गर्भ की दीवारों में कितनी शांति पाएंगे। उनमें है कुव्वत कि वे अपने धड़कते दिल को थाम लें ताकि उनकी धड़कनें उनके हिसाब से धड़कें और वक्त उन धड़कनों के हिसाब से आगे बढ़े। पापा, टिकट कंफर्म हो गई है। सिरहाने कुणाल था। कुणाल ठीक उस पॉइंट पे उनके सामने आ जाता है जब दर्द हद से गुजर जाता है। कुणाल की हथेली पे उनके लिए दवा और पानी का गिलास है। एक बात कहूँ पापा, केतकी को माफ़ कर दीजिए। उसका चुनाव अच्छा है। माइकल डिज़र्व करता है केतकी के लिए। करोड़पति, खुद का बिजनेस, बेहद शिष्ट और शालीन। उनकी आंखें मुनने लगीं। अपनी प्राणों से प्यारी बेटी को क्यों नहीं करेंगे क्षमा? ज़रूर करेंगे क्षमा। पहले उन्हें महसूस तो करने दो, पोर पोर टूटने तो दो, कतरा कतरा बिखरने तो दो, जैसे माँ बिखरी हैं उनके लिए, जैसे पिताजी टूटे हैं उनके लिए। पल, दिन, सप्ताह बीत गया मानो जिंदगी का पुरसुकून हिस्सा। छूट गया सब कुछ। ऋषिकेश, हरिद्वार में माँ की अस्थियाँ विसर्जित कर उन्होंने खुद को भी विसर्जित कर दिया। लौटे एक महाशून्य बनकर। अब उस शून्य में कुछ भी समाता न था। और इन्हीं दिनों मैं मुंबई आई पत्रकारिता के क्षेत्र में खुद को आजमाने। वे मेरे संघर्ष के दिन थे। एक स्थानीय पत्रिका की कवर स्टोरी तैयार करने का जिम्मा संपादक ने मुझे सौंपा था। पूरा अंक मशहूर समाज सेविका शकुन सहाय पर केंद्रित था। शकुन के घर रोज ही जाना पड़ता। वे एक एक बात बारीकी से बताती, पूरा सहयोग देती। गोविंद साहब बेंगलोर जा चुके थे। कुणाल घर बेचने के लिए एड़ी चोटी एक किए था ताकि बेंगलोर जाकर पूरी तरह बच सकें। उसका जॉब भी वहीं लग गया था।
मैं कुणाल के संग अक्सर थिएटर या समंदर के किनारे खुद को पाती। शकुन के जीवन के कितने अनखुले अध्याय वहाँ खुले थे। अब मैं बाकायदा घर की सदस्य मान ली गई थी। यही तो सबसे बड़ी खूबी है शकुन में। वे सबको समंदर की लहरों की तरह अपने में समेट लेती हैं, फिर कब किसको अपने गहराई में उतार लें और कब किनारे छिटक दें, पता थोड़ी चलता है। मकान बिकते बिकते अरसा बीत गया। बीच बीच में शकुन बेंगलोर हुआ आती, महीना 2 महीना रह आती। कुणाल सब संभाले था वहाँ का। शकुन घर के बहाने मुंबई में जमी रही। अब घर का एक कमरा बाकायदे नरेंद्र के लिए रिजर्व था। मैं जब भी जाती नरेंद्र और शकुन को उस कमरे में पाती। कनू, मेरे एक साक्षात्कार में एक प्रश्न ये भी शामिल करो कि क्या इंसान एक ही वक्त में एक साथ 2 को प्यार कर सकता है? मैंने महसूस किया कगार टूट रहे थे। गोविंद ने खुद को पूरी तरह शराब में डुबो दिया था। शाम होते हुए पैक बना लेते। कुणाल टोकता, पापा प्लीज़ क्यों ख़त्म कर रहे हैं खुद को, हमारे लिए ज़िंदा रहिए, हम क्या कुछ नहीं आपके। वे गिलास सरकाकर खिड़की के सींचे पकड़कर खड़े हो जाते। नहीं, ये कैद उनकी रची नहीं है। उनकी बेगुनाही को जुर्म बना दिया गया है। दिल बुरी तरह टूटा है, पर शकुन की आवाज़ तक न आई। टूटे दिल की सदाएं उन्हें ही झकझोरती रहीं। कुणाल ने देखा उनकी आंखों का बियाबान, अपने हाथों पैक बनाया, उनकी ओर बढ़ाया। पापा अपना गम गलत करिए। उन्होंने कुणाल की ओर डबडबाई आंखों से देखा। कई पल गुजर गए। गिलास खाली हो गया। कुणाल फिर भर लाया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते कुणाल? नहीं पापा, मुझे इस झंझट में नहीं फंसना है। प्यार किसी से हुआ नहीं और हो भी जाता तो? गोविंद की पलकें झुक गईं। सॉरी पापा। गोविंद तड़प उठे। देर तक बियाबान में सूखे पत्ते खड़कते रहे। शकुन भी कहाँ रुक पाई। उसकी आंखों के अंधे सैलाब ने सब कुछ तो निगल लिया। सुनसान किनारों पर सहमे समंदर की लहरें हैं जो इस बर्बादी पर सिर धुनती बार बार किनारों से टकरा रही हैं। डॉक्टर आए हैं। लीवर खराब हो गया है गोविंद का। सारी शामत पैरों पर, चलने से लाचार हो गए हैं। बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी, कुणाल की, केतकी की बर्बादी का आलम देख रहे हैं। नहीं, शायद वे गलत हैं। केतकी यूके में माइकल के साथ खुश है। बर्बाद कुणाल हुआ है। वे गुनाहगार हैं उसके। कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। मैं शकुन से मिलने उसके नज़दीक गई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। कैसी हो कनू? अच्छी हूँ दी। गोविंद जी कैसे हैं? बस अभी फ़्लाइट पकड़ रही हूँ बेंगलोर की। जैसे तैसे कुणाल के हवाले करके आई हूँ। 1 मिनट मेरे बिना नहीं गुजारते। और वे अपनी चिर परिचित मोहक मुस्कान सहित कार की ओर बढ़ गईं। कार में ड्राइवर की सीट पर नरेंद्र चौहान बैठा था। दूर तलक गोविंद सहाय के बेइंतहा प्यार की बर्बादी का समंदर ठाठे मार रहा था। कार सर्र से सड़क पर बिखरे अमलतास के फूलों को कुचलती आगे बढ़ गई। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी अमलतास तुम फूले क्यों। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।